नमस्कार, एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आपका स्वागत है। जय महामाया। आज हम बात करेंगे गंडमूल का किस प्रकार निर्माण होता है। गंडमूल या सत्ताईसा, लोग इसको सत्ताईसा भी कहते हैं कहीं कहीं प्रांत पर। यह गंडमूल आखिर है क्या या किस प्रकार बनता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। या मनुष्य पर किस प्रकार प्रभाव पड़ते हैं, अपने किस प्रकार प्रभाव देते हैं। कोई इससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अगर इसमें जीव पैदा हो गया, जहाँ तक उनके घर में बच्चा पैदा हो गया तो वो इसकी शांति नहीं करवाएंगे, उसके जीवन में किस प्रकार फल मिलेगा और वह कब शांति करवाना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले 27 नक्षत्र होते हैं, मैं उसको रिकॉल करवा देना चाहता हूँ, जो हमने पिछले वीडियो में हमने बात किया था। जो कि पहला जो हमारा नक्षत्र की जो क्रमबद्ध जो संख्या है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठ, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, जिसमें से अश्विनी, मघा, मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती या गंडमूल नक्षत्र हैं। गंड मूल मतलब प्रारंभ भी कह सकते हैं, या और गंड मतलब खत्म भी, यानी कि अंत भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पे इसका गंडमूल का अर्थ यह भी होता है गांठ, यानी नक्षत्रों का जहां पे गांठ लगता है उसको गंडमूल कहा जाता है। जिस प्रकार जीवन कोई पेड़ का जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है जड़। यदि जड़ जिसकी मजबूत होगी तो वह पेड़ भी उतना ही ज्यादा फल देगा। अगर जड़ कमजोर है तो वह फल नहीं देगा। उसी प्रकार यह नक्षत्र भी एक मनुष्य के जो जड़ है वो काफी निर्धारण करते हैं कि वो मनुष्य किस प्रकार फलीभूत करेंगे अपने जीवन में। 6 नक्षत्र हैं जो कि गंडमूल नक्षत्र में आते हैं, और ये क्यों आते हैं, किस प्रकार बनते हैं। तो फिर मैं बताना चाहता हूँ, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 9 चरण मिलके एक राशि बनता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यह किस प्रकार बन रहा है। अश्विनी में जो अश्विनी नक्षत्र में उसमें 4 चरण है, भरणी में 4 चरण और कृतिका का पहला चरण मिलके मेष राशि बनती है। वृषभ राशि कैसे बनेंगे, जो बचे हुए कृतिका के 3 चरण हैं, उसके बाद रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण मिला के वृषभ राशि बनती है। इसी बार का क्रमबद्ध जब करते हैं, उसके बाद मिथुन में कौन कौन से होंगे, मृगशिरा के 2 नक्षत्र होंगे, आद्रा के 4 होंगे और पुनर्वसु के फिर 3 हो जाएंगे। पुनर्वसु में 3 नक्षत्र के चरण में चले गए तो एक चरण बचेगा, जो कि आपका जो अंतिम यानी कर्क राशि बनती है, कर्क। तब उसमें हो जाएंगे कौन कौन से कर्क में होंगे, एक पुनर्वसु का 1 चरण, अंतिम चरण, पुष्य का 4 और अश्लेषा का 4। यहाँ पे नक्षत्र देखेंगे पूरा खत्म हो गया, इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे जुड़ ऐसे करके जुड़ नहीं रहे, मतलब इस तरीके से लैप नहीं, ओवरलैप नहीं है। अब यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब मघा और अश्लेषा दोनों बिल्कुल अलग अलग क्रैश करेंगे। मघा पे अश्लेषा में खत्म होता है, मघा में फिर से यही स्टार्टिंग होगी, चरणों की वाइज होगी। तो अश्लेषा क्या हुआ, इसमें गंड हुआ यानी अंतिम हुआ, और मूल क्या हुआ, मघा। यहाँ पे मूल हुआ मघा। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो अश्लेषा के लास्ट चरण में और मघा का जो स्टार्टिंग चरण उससे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। उसके बाद आपका फिर नॉर्मलाइज रह जाता है। ठीक है, इसी प्रकार मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी के एक चरण मिला के आपका हो जाता है सिंह। यह भी सिंह उसके बाद कन्या में आ जाएंगे, फिर से उत्तरा फाल्गुनी के आपके 3, हस्त के फिर आपके 4 और चित्रा के 2, और उसके बाद ये कन्या आ गए, तुला में फिर से चित्रा के 2, स्वाति के 4 और विशाखा के 3। तब ये हमारा आपका तुला राशि बन जाती है। उसके बाद वृश्चिक राशि, जिसमें विशाखा का 1, अनुराधा का 4 और ज्येष्ठा के 4 नक्षत्र चरण होते हैं, तब मिलके वह वृश्चिक राशि या लगन बनेंगे। ऐसे प्रकार वहां पे फिर देखेंगे ज्येष्ठा का जो चरण है वो अंतिम है वहां पे, और जो फिर से उसको जोड़ने के लिए, ज्येष्ठा को मूला से जोड़ने के लिए गांठ लगाई जाएगी, जहां पे ज्येष्ठा गंड हुआ और मूल हुआ। मूल मतलब प्रारंभ हुआ, वहां से मूला का प्रारंभ हो रहा है, मूल का। इसी प्रकार मूला नक्षत्र हो गए के 4, पूर्वाषाढ़ा के हो गए आपके पास 4 और एक नक्षत्र हो गया उत्तराषाढ़ा के। तो वहां मिलकर आपकी धनु लगन की या धनु राशि बनती है। उसके बाद आपका 3 जो बच गए थे उत्तराषाढ़ा के, श्रवण के फिर आपके इसी में मिल जाएंगे 4 और 2 हो जाएंगे धनिष्ठा में।
वह आपके बन जाएंगे। धनु के बाद आ जाता है मकर लगन की कुंभ, मकर राशि या मकर लगन की कुंडली बनेगी। उसके बाद आपका फिर से आ जाएगा धनिष्ठा में जो बच गए थे 2 शतविशाख के 4 और 3 बच जाएंगे। 3 किसके बचेंगे? पूर्व भाद्रपद के लगेंगे इसमें। वो आपका हो गया कुंभ लगन की या कुंभ राशि की। उसके बाद जो अंतिम में बचेगा वह मीन राशि। यहाँ पे पूर्वा भाद्रपद के अंतिम चरण, उत्तरा भाद्र के 4 और 4 रेवती के, यहाँ पे मिलके फिर हमारे पास बन जाते हैं पूरे 9। यहाँ पे एंडिंग दैट मीन्स की रेवती, फिर यहाँ पे गंड आ जाता है। मूल कहाँ से? फिर से रेवती के बाद या भ्रमण यानी या पथ फिर से कंटिन्यूसली होगा। रेवती के बाद या फिर से कंटिन्यू होता है, फिर वो अश्विनी का नक्षत्र आ जाएंगे, चंद्रमा अश्विनी में चले जाएंगे, तब वहां पे फिर से एक गांठ लगेगी। यानी रेवती क्या हो गया यहाँ पे? गंड, और मूल क्या हो गया? अश्विनी। तो इस प्रकार से गंड मूल नक्षत्र का निर्माण होता है। लेकिन अब यह है कि कब इसका उपाय करना चाहिए, किसको इसको शांत किया जाता है। तो हम देखेंगे कि बहुत लोगों के बाद जब बच्चे का जन्म होता है, जातक का या जातिका का जन्म होता है, तो उसके 27वां दिन तो इसको 27 नदी के पानी से, 27 कुएं के पानी से, 27 पत्ते, 27 भोग लगाते, 27 ब्राह्मणों द्वारा नक्षत्र के जो जाप संख्या है उसको करते हैं। हम लोग इसके बारे में जो बात करेंगे वो कभी अन्य में करेंगे। इसका जो उपाय है गंडमूल को किस प्रकार शांत किया जाता है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम आते हैं यह कब इसके बारे में उपाय करना चाहिए। क्या ये तो नहीं कि हम इसके ऊपर उपाय कर लेते हैं तो वो क्या हमें गलत रिजल्ट देगा। तो एक संस्कृत का श्लोक है, स्वर्गे शुचि प्रोष्ठ प्रदेश माघे भूमो नमः कार्तिके चैत्र पौषे मूलम ही अधस्तास्तु तपस्य मार्ग वैशाख शुक्रेशव शुभम च तत्र। अर्थात जो स्वर्ग में जो कौन कौन से मास हैं जिसमें स्वर्ग में मूल का निवास होता है, उसके बाद वो भूमि पे आते हैं, तत्पश्चात वो पाताल में चले जाते हैं। अगर स्वर्ग मास में कभी भी मूल नक्षत्र की बारी आए, मूल नक्षत्र में कोई बच्चा जातक लगा, तो अगर हम कोई शांति ना करवाएं तभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर पाताल में भी है तभी भी उसका जो गंड मूल का जो प्रभाव पड़ेगा नक्षत्र का वो उतना नहीं पड़ेगा कि जितना कि वह धरती पर हो, गंड हो, मूल हो, गंड मूल धरती पर पड़े उस प्रकार उस समय में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो धरती पर मूल नक्षत्र या गंड मूल नक्षत्र होते हैं कौन कौन से मास में होते हैं मैं बता देना चाहता हूँ। सावन में, कार्तिक में, चैत्र में और पुष्य में। इस मास में मूल में कोई अगर बच्चा जन्म ले तो उसकी शांति करवाना अति आवश्यक है। किसके अपेक्षा? स्वर्ग में। जब स्वर्ग में गंडमूल रहे तो वह कौन कौन मास में स्वर्ग में रहते हैं? वह है आषाढ़, भादव मास, आश्विन मास और माघ मास। इस मास यह स्वर्ग में होते हैं उस वर्ष गंड मूल। उसके बाद पाताल में कब चले जाते हैं? पाताल में चले जाते हैं फागुन में, ज्येष्ठ में, अगहन में और वैशाख मास में। इस मास में गंडमूल नक्षत्र है वो पाताल पर अति प्रभावित होते हैं। यानी कि पाताल में जो जीव है उस पर वो इफेक्ट डालेंगे, ना कि वह धरती पर जीव जंतु पैदा हुए उस पर इफेक्ट करेंगे। तो यह तो था कि बहुत जरूरी कि किस इंसान को या किस जीव को करवाना चाहिए, किसको नहीं करवाना चाहिए। अब हम आते हैं कि वह किस प्रकार किस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव करेगा, कि वह पिता के ऊपर करेंगे या माता के ऊपर करेंगे। तो हम अब यह जानते हैं। अष्टमी के प्रथम चरण में किसी जातक का अगर जन्म हुआ हो तो वह पिता को कष्ट होता है उसके जन्म से। अगर द्वितीय चरण में किसी का जन्म होता है और वह गंडमूल का निर्माण तो करेंगे ही करेंगे, तो वह उसकी परिवार में सुख शांति की वृद्धि होती है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप यहाँ पे धरती लोक पर गंडमूल है और वो शांति नहीं करवाते हैं तो किसका इफेक्ट ज्यादा करेगा? परिवार की सुख शांति ज्यादा नहीं मिलेगी। और प्रथम चरण में अगर जन्म हुआ हो तो पिता को कष्ट देते हैं, यानी पिता की स्ट्रगल लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तृतीय चरण में फिर क्या हो जाता है? फिर सरकार से जो लाभ मिलता है तृतीय चरण में, यानी अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में किसी भी जातक का जन्म हुआ हो और गंडमूल में, तो उसको क्या फायदा होगा? उसको फायदा होगा, सरकार से लाभ जरूर मिलेगा। वो देखेंगे अश्विनी नक्षत्र वाले गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा रहते हैं या कोई राजनेता बहुत रहते हैं। चतुर्थ चरण में रहने से वहां पे देखेंगे सम्मान और ख्याति उनको बहुत ज्यादा अधिक प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जो दूसरा जो नक्षत्र है जो अश्लेषा नक्षत्र है कि जिसको हम गंड की संज्ञा दी गई है, गंडात की संज्ञा दी गई है, तो उसमें शांति और सुख
का वृद्धि होती है। उसी प्रकार जब द्वितीय चरण में किसी भी जातक का जन्म होता है तो उसमें क्या होता है, वो आर्थिक हानि देता है, वो आर्थिक हानि देते हैं। और फिर वो उसके बाद वो तृतीय चरण में जब जन्म होता है वो माता को कष्ट देते हैं, और चतुर्थ चरण में फिर से पिता को कष्ट मिलता है, स्ट्रगल मिलती है। और उसके बाद मघा नक्षत्र आते हैं। मघा नक्षत्र फिर आपका यह फिर मूल नक्षत्र में चले जाते हैं। अब मूल नक्षत्र में जो प्रथम चरण में जन्म लेते हैं जातक, उनके माता को कष्ट, और द्वितीय चरण में फिर उनके पिता को कष्ट मिलता है, और तृतीय जब उनका चरण में किसी भी जातक का जन्म होता है तो उनका सुखी जीवन व्यतीत होता है। चतुर्थ में फिर वह विद्वान या समृद्धि उनको बड़प्पन मिलता है। और फिर जो चौथा नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र है, जो कि गंडाक नक्षत्र में आते हैं। गंडाक नक्षत्र में बड़े भाई बहन को कष्ट मिलता है प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक को, और द्वितीय चरण में जन्म लेते हैं तो छोटे भाई बहन को कष्ट मिलता है। इसी प्रकार वो तृतीय चरण में अगर किसी भी व्यक्ति का ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हो तब वो माता को कष्ट में देते हैं, और चतुर्थ चरण में स्वयं के लिए वो हानिकारक होते हैं। तो सबसे जो अभी जो सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट देते हैं वो ज्येष्ठा नक्षत्र के गणमूल नक्षत्र देता है। इसी प्रकार जो पंचम मूल के नक्षत्र हैं वो स्वयं मूला है, उनका नाम ही मूला नक्षत्र है। मूला नक्षत्र में प्रथम चरण में किसी भी व्यक्ति को जन्म हुआ हो, जातक का जन्म हुआ हो, तो पिता को कष्ट मिलता है, उनके पिता को फिर से स्ट्रगल मिलती है, और द्वितीय चरण में माता को कष्ट मिलता है। और तृतीय चरण में किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ हो मूला नक्षत्र के, तो वह आर्थिक समृद्धि की हानि करवाते हैं। वो होता है उनमें स्ट्रगल इतना ज्यादा रहता है कि लॉस होता है उनका इतना ज्यादा होने से, कहीं पे व्यापार में लॉस होना, अन्य होना, यानी कहीं पे कर्जे ना चुका पाना, तो तृतीय चरण के अनुसार उनको फल मिलता है। और मूला के चतुर्थ चरण में क्या होता है, मूला के चतुर्थ चरण जिसके केतु है वह सुखी जीवन स्वयं को बिताता है, सुखी जीवन बीतते हैं मूला के चतुर्थ चरण में। तो खष्टम जो आपका नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र है, जो कि अंतिम नक्षत्र है, जिसके स्वामी बुध है। बुध में इनमें क्या होता है, इसमें जो फैक्ट पड़ता है प्रथम चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को, वह उसमें होता है सुखी तथा समृद्धि जीवन मिलता है उसको। पहले जो चरण में होता है उसमें देखिए क्या मिलेगा, सुखी तथा समृद्ध जीवन मिलेगा। द्वितीय में मेहनत व बुद्धि से वो हाई स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं। वो अगर रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है और द्वितीय चरण में, रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म है, तो आप अपने स्ट्रगल के साथ, मेहनत के साथ, बुद्धि के साथ, क्योंकि इसके जो नक्षत्र के स्वामी है वो बुध है, तो आप एक हाई पोस्ट पे पहुंचेंगे। और उसके बाद तृतीय चरण में जिसका भी जन्म हुआ हो वह समृद्धि की आर्थिक हानि करवाते हैं। और जो चतुर्थ चरण में जिसका भी जन्म होता है चतुर्थ चरण में, वो स्वयं को कष्ट देते हैं, उनके लिए लाइफ सदैव डिक्रीज या डिप्रेशन में चले जाता है, इनके लाइफ डिप्रेशन में जाता है। और वन में, कार्तिक में, चैत्र में और पुष्य में, या अगर आपका इस मास में जन्म हुआ हो तो मूला की शांति अवश्य करवा ले, वरना जीवन पर्यंत आपको इफेक्ट पड़ता है। और यह जो नक्षत्र है, मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि नक्षत्र में जन्म हो, नक्षत्र में जन्म हो, इस नक्षत्र में जन्म, तो क्या अगर आपका मेष राशि हो, कर्क राशि हो, सिंह राशि हो, वृश्चिक राशि हो, धनु राशि हो, मीन राशि हो, और तब आपको ये चेक करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह जो गंडमूल है वो इसी नक्षत्र में यानी इस राशि में अवश्य होते हैं एक ना एक टाइम में। मेष में स्टार्टिंग में हो जाएंगे, कर्क में अंतिम में हो जाएंगे, उसी प्रकार सिंह में स्टार्टिंग में, और वृश्चिक में अंतिम में, यानी जो अंतिम का जो चरण है उस पर डिपेंड करता है। उसी के बाद आपका जब जाएंगे तो धनु में स्टार्टिंग में और मीन में अंतिम चरण में, अंतिम नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ तो वो मूला में होंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को गंडमूल के बारे में समझ आ गई होगी, और गंडमूल के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी दूर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ और ज्यादा समझना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर कोई आपका सुझाव भी है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। नया वीडियो जल्द लेके आऊंगा आपके लिए।